जय हिंद। वेलकम टू हर्ष आईएएस। आज के सेशन में हम बात करेंगे G7 समिट के बारे में। कॉन्टेक्स्ट क्या है? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 52nd G7 समिट को अटेंड किया। ये जो 52nd G7 समिट है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रांस के अंदर। और इस साल के लिए थीम क्या थी? थीम थी फोर्जिंग न्यू पार्टनरशिप्स एंड रीबिल्डिंग इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी। ये जो G7 ग्रुपिंग है, इसकी कहानी क्या है? द हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ G7। ये जो G7 ग्रुपिंग है, ये एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है ऑफ लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस। ये जो G7 ग्रुपिंग है, इसमें 7 मेंबर नेशंस देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 7 मेंबर नेशंस देखने को मिलते हैं? एक तो इसमें यूनाइटेड स्टेट्स देखने को मिलता है, दूसरा इसमें फ्रांस देखने को मिलता है, तीसरा इसमें जर्मनी देखने को मिलता है, चौथा इसमें जापान देखने को मिलता है, पांचवा इसमें यूनाइटेड किंगडम देखने को मिलता है, छठवां इसमें इटली देखने को मिलता है और सातवां इसमें कनाडा देखने को मिलता है। ये जो G7 समिट्स हैं, इनको यूरोपियन यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी अटेंड करते हैं। इंडिया की कहानी क्या है? इंडिया जो है वो G7 का फॉर्मल मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया को स्पेशल गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया जाता है। ये जो G7 ग्रुपिंग है, इसके ओरिजिन की कहानी क्या है? 1975 में लॉन्च किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट को। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट है, इसको लॉन्च किया था उस टाइम के फ्रेंच प्रेसिडेंट वेलरी गिस्कार्ड ने और जर्मन चांसलर हेलमट ने। ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट है, यही आगे जाके बनी G7। और इसके बैकग्राउंड की कहानी क्या है? 1970s में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे थे, जैसे फर्स्ट ऑयल क्राइसिस देखने को मिले, जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम हुआ करता था, जो ब्रिटेन वुड सिस्टम हुआ करता था, वो कोलैप्स हो गया था। और ऐसे में ये जो इंडस्ट्रियलाइज नेशंस हैं, इनके सामने चैलेंज था कि ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, इनको टैकल किया जाए। और ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम और इटली एक साथ आए। कनाडा जो है वो G7 का फाउंडिंग मेंबर नहीं है। कनाडा मेंबर बना 1976 की समिट में। ये जो 1976 की समिट है, ये ऑर्गेनाइज की गई थी पोर्टो रिको में। और यहाँ से ओरिजिन देखने को मिलता है G7 का। ये जो यूरोपियन कम्युनिटी है और ये जो G7 है, इनके बीच में सबसे पहली मीटिंग 1977 में लंदन के अंदर देखने को मिली। लेकिन 1981 की ये जो ओटवा समिट है, इसके बाद से ये जो यूरोपियन कम्युनिटी है, यूरोपियन कम्युनिटी जिसको आज की डेट में यूरोपियन यूनियन बुलाया जाता है, ये जो यूरोपियन यूनियन है, अब रेगुलरली ये जो G7 समिट्स हैं, इनमें पार्टिसिपेट करती है। 1998 में एक बर्मिंघम समिट देखने को मिली। और ये जो 1998 की बर्मिंघम समिट है, इसमें ग्रुप ऑफ 8 को लॉन्च किया गया, ग्रुप ऑफ 8 को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। बेसिकली रशिया को भी मेंबर बना लिया गया, लेकिन 2014 में रशिया की जो मेंबरशिप है, उसको सस्पेंड कर दिया गया। 2014 में रशिया की मेंबरशिप को क्यों सस्पेंड किया गया? बिकॉज रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था। ये जो G7 है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेजर पर्पस है टू डिस्कस एंड टू हेल्प रिजॉल्व ग्लोबल प्रॉब्लम्स, स्पेशली इकोनॉमिक इश्यूज। ये जो G7 समिट्स हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है? एक तो ये जो G7 समिट्स होती हैं, ये बेसिकली इनफॉर्मल समिट्स होती हैं और इनको एनुअली ऑर्गेनाइज किया जाता है। प्रेसिडेंसी जो है वो एनुअली रोटेट करती है अमंग दी मेंबर नेशंस। हर साल के शुरुआत में मेंबर स्टेट्स में से एक स्टेट जो है वो G7 ग्रुपिंग की लीडरशिप को अपने हाथ में लेता है। ये जो G7 ग्रुपिंग है, इसका कोई भी फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसका कोई भी फिक्स्ड हेडक्वार्टर नहीं है। बेसिकली ये जो G7 ग्रुपिंग है, ये एक इनफॉर्मल ब्लॉक है। अच्छा, ये जो समिट्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं, इनका एजेंडा क्या रहेगा? इनमें किन मैटर्स को डिस्कस किया जाएगा? फॉलो अप मीटिंग्स किस तरीके से ऑर्गेनाइज की जाएंगी? वो सारा कामकाज कौन करता है? वो सारा कामकाज शेरपास करते हैं। और शेरपास कौन होते हैं? शेरपास आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मेंबर्स। और ये जो समिट्स हैं, ये खत्म कैसे होती हैं? ये खत्म होती हैं बाय रिलीज ऑफ अ नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट। तो जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया जाता है वो नॉन बाइंडिंग होता है, इसको भी दिमाग में रखना।
ये जो 2026 में G7 समिट ऑर्गेनाइज की गई, इसकी होस्ट कंट्री कौन सी थी? फ्रांस वॉज दी होस्ट कंट्री, और ये 52nd G7 समिट थी। प्रेसिडेंसी जो है वो फ्रांस के पास में थी। तो प्रेसिडेंट कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन जो है वो इस साल की G7 समिट के प्रेसिडेंट थे। अगले साल के लिए होस्ट कौन होने वाला है? अगले साल के लिए यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो होस्ट होने वाला है। 2026 की ये जो समिट है, इसमें इनवाइटेड गेस्ट कंट्रीज कौन कौन सी थी? इनवाइटेड गेस्ट कंट्रीज में एक इंडिया, दूसरा चाइना, तीसरा साउथ कोरिया, चौथा केन्या और पांचवा ब्राजील था। इस साल के लिए थीम क्या थी? फोर्जिंग न्यू पार्टनरशिप्स एंड रीबिल्डिंग इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी। इस साल की ये जो समिट है, इसमें कौन कौन से की डिक्लेरेशंस को अडॉप्ट किया गया? एक तो बात की गई डेवलपमेंट फाइनेंस के बारे में। बेसिकली जो ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस और डेट मैनेजमेंट है, उसमें रिफॉर्म्स के लिए बातचीत की गई। दूसरा बात की गई कि जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का 3 पिलर अप्रोच है, इसको और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की ये जो 3 पिलर अप्रोच है, इट हेल्प्स वल्नरेबल कंट्रीज एड्रेस लिक्विडिटी चैलेंजेस थ्रू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड एक्सटर्नल फाइनेंशियल सपोर्ट। इबोला रिस्पॉन्स के ऊपर भी बातचीत की गई। बेसिकली बोला गया कि ये जो इबोला आउटब्रेक देखने को मिल रहा है डीआरसी में और युगांडा में, इसको टैकल करने के लिए हमें इंटरनेशनल एक्शंस लेने की ज़रूरत है, हमें कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है। कैंसर एक्शन के ऊपर भी बातचीत की गई। बेसिकली कैंसर्स के लिए जो रिसर्च है उसको एडवांस करने के लिए कमिटमेंट किया गया। जियो पॉलिटिक्स पर भी कमेंट किया गया। एक तो ये बोला गया कि यूएस और ईरान के बीच में ये जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया जा रहा है ये बढ़िया है। दूसरा बोला गया ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है ये फ्री होना चाहिए, ये ओपन रहना चाहिए। और तीसरा, नॉर्थ कोरिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके ऊपर कंसर्न्स को एक्सप्रेस किया गया। इसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट में और माइग्रेंट स्मगलिंग नेटवर्क्स के अगेंस्ट में स्ट्रॉन्गर एक्शंस को भी प्रमोट किया गया। और एक G7 पोर्ट्स नेटवर्क जो है उसको अनाउंस किया गया। ये जो G7 पोर्ट्स नेटवर्क है, इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा मैरीटाइम ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकना, कॉम्बैट करना। अच्छा, ये जो G7 समिट हुई, इसके दौरान इंडिया ने कौन कौन से मेजर बायलैटरल डिप्लोमेटिक आउटकम्स को अचीव किया? इंडिया और कनाडा की अगर बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसको कंक्लूड किया जाए बाय द एंड ऑफ 2026, उसकी बातचीत की गई। दूसरा, रायसीना अमेरिकाज, इसको स्टैब्लिश करने का अनाउंसमेंट कर दिया गया। और रायसीना अमेरिकाज क्या है? इट इज अ न्यू जियोपॉलिटिकल प्लेटफॉर्म डिजाइन टू एनहेंस डायलॉग एंड ट्रैक 1.5 डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस। इंडिया और यूके की अगर बात करें तो इंडिया और यूके के बीच में जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनकी प्रोग्रेस को रिव्यू किया गया अंडर इंडिया यूके विजन 2035 फ्रेमवर्क। और दूसरा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, इसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट किया जाए, उसके बारे में भी बातचीत की गई। इंडिया और यूएई की अगर बात करें तो एक तो ये जो ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क है जो कि डिसरप्ट हो गया है बिकॉज ऑफ द वॉर्स, इसके ऊपर म्यूचुअल कंसर्न को एक्सप्रेस किया गया। और जो इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूएई के प्रेसिडेंट को फॉर्मली इनवाइट किया टू अटेंड द 18th ब्रिक्स समिट। ये जो 18th ब्रिक्स समिट है इसको इंडिया होस्ट करने वाला है। G7 समिट की कहानी क्या है, G7 ग्रुपिंग की कहानी क्या है, और 2026 में क्या क्या कामकाज किए गए, उन सब के बारे में बातचीत हमने कर ली। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।